वेलकम टू अरियंत। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। आप जानते हो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा हमने, चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कि डेवलपमेंट पर बेस्ड था। उस चैप्टर में हमने ये देखा था विकास किसे कहते हैं, क्या विकास का मीनिंग होता है और विकास किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आज हम चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे और चैप्टर सेकंड है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का अभिप्राय होता है कि हमारे देश में या भारतीय अर्थव्यवस्था में से कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जो देश का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, यानी किन क्षेत्रों के साथ देश का आर्थिक विकास किया जाता है और जो भी क्षेत्र हमारे देश के आर्थिक विकास में योगदान प्रदान करते हैं उन्हें ही भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहा जाता है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के सबसे पहले हम एक शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र। यानी कि आपका टॉपिक ये है हमारे देश में आर्थिक गतिविधियां करने वाले कौन कौन से क्षेत्र होते हैं और किस किस क्षेत्र की क्या क्या पहचान होती है, साथ ही साथ देश के आर्थिक विकास में कौन से क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान होता है, ये हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मीनिंग समझना चाहेंगे कि आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है या आर्थिक गतिविधि किसे कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर्थिक गतिविधि क्या होती है, सुनिएगा अच्छे से। दुनिया के हर व्यक्ति को अपने जीवन का गुजारा करने के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्य में संलग्न होना पड़ता है, या अपन बोलते हैं उत्पादन कार्य में संलग्न होना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने लाइफ का गुजारा करने के लिए कोई न कोई ऐसी क्रिया करनी होती है जिससे उसको धन की प्राप्ति होती है, और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से जितनी भी क्रियाएं की जाती है उन सब क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। यानी आर्थिक क्रियाएं वो होती है जिनको करने से धन का पार्जन यानी हमें धन प्राप्त होता है, उन सबको आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करके आय कमाता है, ये उसकी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा करके आय कमाता है, ये उसकी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। एक बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस करके यानी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करके और उनको बाजार में बेच करके आय कमाता है, तो ये उसकी आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी। एक दुकानदार है तो बाजार में अपनी दुकान लगाकर वस्तुओं को बेचता है और प्रतिदिन आय प्राप्त करता रहता है, धन प्राप्त करता रहता है, तो ये उसकी आर्थिक क्रिया कहलाती है। यानी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में संलग्न होकर के जो भी धन कमाता है तो उस व्यक्ति की आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो देखिए, धन कमाने के उद्देश्य से सबसे पहला पॉइंट आप नोटिस कीजिएगा, धन कमाने के उद्देश्य से, क्योंकि जो क्रियाएं हम कर रहे हैं और उनसे हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है तो वो कभी भी आर्थिक क्रियाओं के अंदर काउंट नहीं होती है। वो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से की जाती है, यानी ऐसी क्रियाएं जो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से की जाती है और उनको करने से हमें किसी भी तरीके के धन की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें आर्थिक क्रियाएं नहीं कहा जा सकता, उन्हें अनार्थिक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज करना, तो वहां से हमें किसी भी तरीके के धन की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि एक सामाजिक कल्याण है, तो वो हमारी गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रियाओं का पार्ट होगा। आर्थिक क्रियाओं में वही आएगा जिससे धन की प्राप्ति हो या जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। तो धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आर्थिक गतिविधियों को तीन अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी हमारे देश में तीन प्रकार से आर्थिक गतिविधियां की जा सकती है या आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रों को तीन भागों में बांटा जाता है। अब वो कौन कौन से तीन भाग है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के, जिनमें व्यक्ति या पूरा देश आर्थिक क्रियाएं करता है और वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करके देश के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाता है। तो प्रत्येक देश के अंदर तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं जो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत गिने जाते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यानी ये एक ही है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र
और तृतीय क्षेत्र ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत गिने जाते हैं। दूसरा आता है हमारे पास संगठित और असंगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये भी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आते हैं। और तीसरा आता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं या तीन ऐसे पार्ट है जो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत गिने जाते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र एंड सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, एज वेल एज सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या होते हैं, और देश के आर्थिक विकास में इन सबका क्या क्या योगदान होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करने वाले प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, क्या प्राथमिक क्षेत्र होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र का अभिप्राय होता है कि वो उत्पादन क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों पर कार्य करती है, उन सब इकाइयों को प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर शामिल किया जाता है। यानी हमारे देश की हर वो उत्पादन इकाई जो प्राकृतिक संसाधनों, अब प्राकृतिक संसाधनों का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाए। क्या क्या उपलब्ध कराए हमें, वन उपलब्ध कराए प्रकृति ने हमें उस प्रकृति ने लकड़ी उपलब्ध करवाई है, ठीक है, हमें प्रकृति ने पानी उपलब्ध करवाया है, इसके साथ हमें प्रकृति ने भूमि उपलब्ध करवाई है। यानी जो भी साधन हमें प्रकृति ने उपलब्ध करवाए हैं, तो उन साधनों पर जो भी इकाइयां काम करती है, उन सारी इकाइयों को प्राथमिक क्षेत्र के अंदर गिना जाता है। और प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र केवल कच्चा उत्पादन करती है, यानी केवल कच्चा माल तैयार करती है, वो उसको कभी भी पक्के माल में परिवर्तित नहीं करती है। ऐसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों, जैसे आपसे बात की गई थी, प्राकृतिक संसाधनों का मतलब जो भी प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है, नदियां, पहाड़, वन, झरने, तालाब, लकड़ी, पानी, भूमि, ये सब प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराए हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयां केवल प्राथमिक उत्पाद बनाती है, यानी कच्चा माल ही तैयार कर पाती है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तन करना शामिल होता है। यानी हम प्राकृतिक संसाधनों में कार्य करके और प्राकृतिक उत्पाद, प्राथमिक उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र सीधे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यह क्षेत्र सीधा किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल है, कृषि, वन, मछली पकड़ना, खनन, तेल, गैस की निकासी शामिल है। यानी ये सब प्राकृतिक क्षेत्र के पार्ट होते हैं। कृषि, वन, मछली पकड़ना, खनन, तेल, गैस की निकासी, ये सब प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर गिने जाते हैं। और इसको एक सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सहायक क्षेत्र किसका, कृषि एवं सहायक क्षेत्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि कृषि से संबंधित जितनी भी क्रियाएं आती है, दैट विल पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ये सब प्राथमिक क्षेत्रों का पार्ट होती है। तो आप प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोल सकते हो, यानी इसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टूडेंट्स हमारा प्राथमिक क्षेत्र। चलिए अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा क्षेत्र लेते हैं हमारा द्वितीय क्षेत्र। यानी द्वितीय क्षेत्र क्या होता है और द्वितीय क्षेत्र में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। प्यारे बच्चों, द्वितीय क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर भी कहा जाता है। अब अच्छे से समझिएगा कि द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। द्वितीय क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाएगा जो प्राकृतिक क्षेत्र पर कार्य करके कच्चे माल को निर्मित करती है। यानी क्या होगा कि जो द्वितीय क्षेत्र है वो प्राकृतिक क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र ने जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया है उसे कच्चे माल के रूप में काम में लेके है और निर्मित माल यानी तैयार माल में परिवर्तित कर देती है। कहने का मतलब ये है कि द्वितीय क्षेत्र के अंदर उन सभी उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को कच्चे माल के रूप में काम में लेकर और निर्मित माल यानी तैयार माल में परिवर्तित कर देती है। उन सबको द्वितीय क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। और मेनली
द्वितीयक क्षेत्र के कुछ उप क्षेत्र होते हैं, जैसे निर्माण कार्य। निर्माण कार्य द्वितीयक क्षेत्र का भाग होता है। विनिर्माण कार्य, विनिर्माण कार्य भी द्वितीयक क्षेत्र का भाग होता है। और गैस, बिजली, जलापूर्ति, ये भी किसके भाग होते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के भाग होते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि द्वितीयक क्षेत्र के 3 उपक्षेत्र होते हैं। पहला निर्माण क्षेत्र होता है, दूसरा विनिर्माण क्षेत्र होता है, और तीसरा गैस, बिजली एवं जलापूर्ति होती है। इनको द्वितीयक क्षेत्रों के अंदर शामिल किया जाता है। रिपीट करता हूं आपके लिए किसी बार कि द्वितीयक क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को कच्चे माल के रूप में काम में लेकर उन्हें पक्के माल यानी तैयार माल या निर्मित माल में परिवर्तित करती है। तो अर्थव्यवस्था या औद्योगिक क्षेत्र, प्यारे बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र को आप औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जान सकते हो। तो अर्थव्यवस्था या औद्योगिक क्षेत्र के द्वितीयक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो प्राकृतिक उत्पाद बनाए थे आपने प्राथमिक क्षेत्रों में, उसको परिवर्तित किया जाता है किसी दूसरे में, यानी निर्मित माल में तैयार कर दिया जाता है। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है। प्रकृति से तो उत्पादित प्राथमिक क्षेत्र में होती है, यहां तो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित को परिवर्तित करना पड़ता है। इसलिए बोला गया है कि इस क्षेत्र में सीधे प्रकृति से वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, बल्कि निर्मित यानी इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, निर्माण किया जाता है। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसमें उन गतिविधियों को शामिल किया गया है जो एक पूर्ण मूर्त उत्पाद बनाती है, यानी वो सब गतिविधियां इसके अंदर शामिल होती है जो परफेक्ट तरीके से वस्तुओं का निर्माण करती है। ये आपका द्वितीयक क्षेत्र हुआ। आगे डिस्कस करते हैं हम तृतीयक क्षेत्र, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए स्टूडेंट्स, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, किसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है कि सेवा क्षेत्र क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, तृतीयक क्षेत्र में उन सब उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को उनके कार्यों के बदले में सेवाएं प्रदान करता है, उसको तृतीयक क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र ने जो कच्चा माल उत्पादित कराए, द्वितीयक क्षेत्र ने उस प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को पक्के माल में यानी निर्मित माल में परिवर्तित कराए, और तृतीयक क्षेत्र क्या कर रहा है, उन प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को उनके कार्यों के बदले में सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब कैसी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो देखिए परिवहन, यह भी एक सेवा होती है। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को कार्य करने के लिए परिवहन की सेवा प्रदान करता है, ताकि वस्तुओं सेवाओं को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक बाजार से दूसरे बाजार में लाया ले जाया जा सके। भंडारण भी सेवा क्षेत्र का पार्ट होता है। भंडारण का मतलब होता है आपने जब वस्तुओं को उत्पादित करा है तो उसे रखने के लिए आपको पर्टिकुलर एक विशेष स्थान की आवश्यकता होती है, उसे भंडारण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि कई सारी ऐसी वस्तुएं उत्पादित होती है जिनको रखने के लिए एक कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको केवल एक ठंडाई की जगह पर ही रखा जा सकता है। अगर आपने उनको गर्म जगह पर रखोगे तो फिर उनकी यूटिलिटी फिनिश हो सकती है, जिनको अपन बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज की जो सेवा है या ऑनली स्टोरेज की सेवा है वो भंडारण कहलाती है, और ये भी सेवा क्षेत्र का एक पार्ट होता है। संचार, यानी हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से कि कितना माल बेचना है, कितना माल खरीदना है, यह भी सेवा क्षेत्र का पार्ट होता है। बैंकिंग, आप जानते हो बैंकिंग के बिना आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप है। हम लोग जितनी भी प्रकार के लेन देन करते हैं, सभी लेन देन बैंकिंग क्रियाओं के माध्यम से संपन्न करते हैं। यानी अगर आपने माल बेचा है और आपके पास जो इनकम आ रही है, जो पैसा आ रहा है, वो आप कहाँ जमा कराओगे? बैंक में जमा कराओगे। अगर आपको कभी पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो इतना पैसा तो आप घर पे स्टोर करके रख नहीं सकते,
तो बैंक में आपने जो डिपॉजिट कर रखा है उस पैसे को आप विड्रॉल करोगे या उस पैसे को निकलवाओगे और फिर अपना खर्चा चलाओगे। तो बैंकिंग भी किसका पार्ट होता है? सेवा क्षेत्र का पार्ट होता है। ठीक है, प्रत्येक गतिविधियों को कुछ उदाहरण है, यानी परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, ये सब प्रत्येक गतिविधियों के उदाहरण है या प्रत्येक क्षेत्र के उदाहरण है। अब आपको ये समझाया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को उनके कार्यों के बदले में सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए दैट इज नोन एज सर्विस सेक्टर, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए पढ़ते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद। देखिए, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद, यानी अगर तृतीय क्षेत्र नहीं होगा तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकती। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, ये सारी, तो अगर ये सारी सेवाएं उनको नहीं मिलेगी तो प्राथमिक क्षेत्र भी अधूरा रहेगा और द्वितीय क्षेत्र भी अधूरा रहेगा। इसलिए कहा जाता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करने वाली गतिविधियों को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, और कुछ उदाहरण आपके पास लिखे हुए हैं, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। ठीक है, चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के अतिरिक्त सेवाओं का सृजन करती है, यानी यहाँ पर वस्तुएं उत्पादित नहीं होती, यहाँ पर सेवाएं दी जाती है, सेवाओं का सृजन किया जाता है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से या सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आर्थिक गतिविधियों में सबसे पहले 3 पॉइंट शामिल होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिनको अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि भारत में प्राथमिक, माध्यमिक यानी द्वितीय क्षेत्र की बात की जा रही है आपसे, और तृतीय क्षेत्रों का क्या क्या योगदान है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा बेसिक समझिए आप लोग कि जब स्वतंत्रता का समय था 1950 के आसपास की बात करें अपन, या फिर 1950 के पहले की बात करें, तो हमारे टोटल जीडीपी यानी हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद था, जीडीपी जिसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, उस समय में हमारे देश में टोटल जो जीडीपी होता है उस जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्रों का था, जिसको अभी कृषि क्षेत्र के नाम से भी मैंने आपको बताया था जाना जाता है। यानी पुराने जमाने के अंदर हमारा जो देश है आपको पता है कृषि निर्भर देश है, यानी कृषि प्रधान देश है, कृषि काफी ज्यादा मात्रा में होती है। हमारे देश की मोस्ट पॉपुलर जो पॉपुलेशन होती है वो केवल कृषि कार्यों में लगी हुई है और अपने जीवन का गुजारा कृषि कार्य के माध्यम से करती है। तो जीडीपी के अंदर 3 क्षेत्रों का योगदान होता है जो भी अपन ने डिस्कस करे थे, प्राथमिक क्षेत्रों का, द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्रों का। तो स्वतंत्रता के समय या उससे पहले जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्रों का था, यानी कृषि क्षेत्र से जो उत्पादन हुआ करता था उसका सबसे ज्यादा योगदान हुआ करता था हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद के अंदर। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे देश में आधुनिकीकरण होता गया, जैसे जैसे देश में औद्योगिकरण आता गया, देशों की निर्भरता इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती गई, तो यहाँ पर एक चीज या टेंडेंसी देखने के लिए मिली कि लोग अब खेती पर निर्भर कम हो करके और किसकी तरफ स्विच हो रहे हैं, किसकी तरफ मूव होते जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ चलते जा रहे हैं और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्रों की तरफ चलते जा रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में हमारा जो सर्विस सेक्टर वो काफी डेवलप है और पुराने जमाने का जस्ट उल्टा हो रहा है कि आज हमारे जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो केवल और केवल सेवा क्षेत्रों का है, सर्विस सेक्टर का है। अब हमारा टॉपिक ये है कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से काम आते हैं। तो देखिए, भारत का तृतीय क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद, अभी बोला था सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। तो भारत का तृतीय क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाला सर्वाधिक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है, तो आंसर होगा आपका तृतीय क्षेत्र का, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह बैंकिंग, शेयर बाजार, निर्यात आदि जैसी तृतीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण है।
यानी आज हमारे देश का बैंकिंग क्षेत्र, शेयर बाजार, हमारे निर्यात यानी एक्सपोर्ट, निर्यात का भी अभिप्राय होता है हमारे देश द्वारा दुनिया के अन्य देशों को वस्तु सेवाएं बेचना, इसे निर्यात कहा जाता है, जैसी तृतीयक गतिविधियों में वृद्धि के कारण है। यानी आजकल तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा भाग जीडीपी में इस वजह से है क्योंकि आज हमारे ये सारे क्षेत्र क्या है, आगे बढ़ चुके हैं, काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। प्राथमिक क्षेत्र में मात्रात्मक रूप में वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि तो प्राथमिक क्षेत्र में भी हुई है जिसको कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन काफी कम वृद्धि हुई है, जो ये दर्शाती है कि यह जनसंख्या का समर्थन कर सकती है और औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। यानी वर्तमान समय में हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रों में भी लोगों का प्रतिशत बढ़ा है, जो इस बात की गवाह है कि प्राथमिक क्षेत्र के बिहार पर हमारे देश के जो औद्योगिक क्षेत्र है वो विकसित हो सकते हैं, क्योंकि उद्योग क्षेत्रों को कच्चे माल की प्राप्ति प्राथमिक क्षेत्रों यानी कृषि क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, डाक सेवाओं, पुलिस स्टेशन, बैंकों, बीमा कंपनियों के प्रशासनिक कार्यालयों, रक्षा आदि जैसी बुनियादी सेवाओं की मांग बढ़ गई है। यानी वर्तमान समय में इन सारी चीजों की मांग लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र का वर्तमान में काफी ज्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक यानी द्वितीयक क्षेत्र की बात की जा रही है आपसे। प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में अच्छे विकास ने परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि जैसे सेवा क्षेत्र के विकास की मांग को प्रेरित किया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर भी डिस्कस करा कि भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है, किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा सेकंड आता है कौन सा, संगठित और असंगठित क्षेत्र। हमने सबसे पहले ये देखा कि आर्थिक गतिविधि के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। फिर हमने सेकंड नंबर पे देखा था कि दूसरा पार्ट क्या होता है, संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब समझते हैं प्यारे बच्चों, संगठित क्षेत्र किसे कहा जाता है और असंगठित क्षेत्र किसे कहा जाता है। संगठित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जहां पर पे सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, काम सरकार के अंडर में चल रहा है, उन्हें संगठित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं हो, फ्री हो अर्थव्यवस्था, उन्हें असंगठित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, संगठित क्षेत्र में आपको क्या बोला गया है कि इस क्षेत्र में काम के पद्धति और नियमों की सीमा रेखा के अंदर होता है। यानी संगठित क्षेत्र में जब अधिकारी गवर्नमेंट का है तो आपको सारे काम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। इसलिए यहां कहा गया है कि इस क्षेत्र में काम की एक पद्धति होती है और नियमों के एक सीमा के अंदर ही आपको कार्य करना होता है। जो नियम बना दिए गए हैं उन नियमों को आप पार नहीं कर सकते। जबकि असंगठित क्षेत्र की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर कोई पद्धति नहीं होती और यहाँ पर किस ज्यादा नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। अधिकांश नियमों का यहाँ पर क्या हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। तो इस क्षेत्र में कोई पद्धति नहीं होती है और अधिकांश नियमों का यहाँ पर क्या होता है, उल्लंघन होता है। इसे कहा जाता है संगठित और असंगठित क्षेत्र। पहला डिफरेंस हमने क्लियर करा। दूसरा अगर अपन बात करें यहाँ पर इसी क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित होती है। यानी अगर आपको एक बार एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो आपको बार बार किसी नई जॉब की जरूरत नहीं है। एक ही तरीके के जॉब में आपको स्टेबल जॉब मिलेगी और लगातार आपको उसी में कार्य करता रहना है। जबकि इसमें कोई फिक्स नहीं है, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है। कोई फिक्स नहीं कि आप कितने साल तक काम करोगे, टेम्परेरी रहोगे या 2 साल काम करने के बाद आपको काम छोड़ना पड़ेगा, वो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के अंदर होगा। यानी इस क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी रहेगी, नियमित रहेगी, और यहाँ पर रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है, उसे असंगठित क्षेत्र में गिना जाता है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इस क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। कैसे? श्रमिकों को सवेतन छुट्टी, यानी अगर आप कहीं पर छुट्टी लेकर के जा रहे हो तो आपको छुट्टियों का वेतन भी मिलेगा। भविष्य निधि, सेवानुदान आदि की भी सुविधा प्राप्त होती है। यानी आपको प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि वर्तमान में आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी सैलरी में से एक
फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट करेगा और इन फ्यूचर में वो आपको अमाउंट पूरा का पूरा पे हो जाएगा। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको किस में मिलती है? ओनली संगठित क्षेत्र में। जबकि संगठित क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएं आपको कभी भी असंगठित क्षेत्र में नहीं मिलेगी। यानी यहां पर कोई छुट्टी करने पर वेतन की प्राप्ति नहीं होगी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि पर कोई प्रावधान नहीं रहता है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, यानी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड उसे कहा जाता है संगठित क्षेत्र, और यह सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है, उसे कहा जाता है असंगठित क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में दूसरा पार्ट आर्थिक गतिविधियों के अंदर पढ़ा अपन ने संगठित और असंगठित क्षेत्र। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पहले अच्छे से समझिए। तीसरा टॉपिक ले रहे हैं हम लोग जो हमारी आर्थिक गतिविधि के अंदर संलग्न है, और वो टॉपिक क्या है हमारे लिए यहाँ पर? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। प्यारे बच्चों समझिए, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? निजी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जहां पर उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। यानी जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, सास, इन सब पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? निजी क्षेत्र कहा जाता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, उन सभी उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार का अधिकार होता है, इसलिए उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी जो निजी क्षेत्र है, इसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व निजी व्यक्तियों का होता है, सरकार का कोई रोल नहीं होगा। और जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, वहां पर निजी व्यक्तियों का कोई रोल नहीं होगा। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि निजी व्यक्ति हैं या जो निजी क्षेत्र है, उसका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है। यानी निजी क्षेत्र का मेन जो टारगेट होता है वो लाभ कमाना होता है। चाहे सोसाइटी को नुकसान हो, सोसाइटी की आवश्यकताएं पूरी हो या नहीं हो, उसको निजी क्षेत्र को उससे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल एक मेन टारगेट होता है, एक मेन मोटिव होता है लाभ कमाना। तो निजी क्षेत्र का मेन उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होता, क्योंकि देश की सरकार लाभ कमाने के उद्देश्य से कभी भी काम नहीं करेगी। सरकार का उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण। तो दोस्तों, अब समझते अपन यहाँ पर पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां है और सभी सेवाएं प्रदान करती है, इसलिए इसे राज्य क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं, यानी ज्यादातर संपत्तियों पर अधिकार केवल किसका है? सरकार का है। सभी सेवाएं सरकार प्रदान करती है, इसलिए इसको सरकारी या राज्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे में केवल और केवल जो राइट्स है वो केवल भारत सरकार के ही, प्राइवेट सेक्टर के यानी निजी क्षेत्र का यहां पर कोई काम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपन, कुछ और एग्जांपल्स दिए गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर व टिस्को जैसे सार्वजनिक क्षेत्र कल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हैं। यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर और टिस्को है TISCO। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। हमारे देश की सबसे पहले स्टील कंपनी थी, और ये क्या कर रही है? सार्वजनिक क्षेत्र कल्याण के उद्देश्य से कार्य कर रही है, यानी कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। जबकि निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, अभी आपको बताया गया था। जबकि जो निजी क्षेत्रों का उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, यानी वो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। भारत में खनन, बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि में सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख है, जो बुनियादी ढांचे के विकास या मूल गतिविधियों से संबंधित है। जबकि निजी क्षेत्र कृषि, व्यापार, होटल और माल के निर्माण में प्रमुखता दर्शाते हैं। ये आपका स्टूडेंट्स था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ये भी आर्थिक गतिविधियों का एक पार्ट था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके चैप्टर में, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, नरेगा। ठीक है,
नरेगा हमारे देश के गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 2005 में करी गई और इसका जो पूरा नाम है वह है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में आपसे यह पूछा जा सकता है कि नरेगा की शुरुआत कब की गई, तो आंसर 2005 में। और दूसरी बात, नरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नरेगा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा कहा जाता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे देश की सरकार ने, ठीक है, केवल रूरल एरियाज के लिए यानी गांव के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए चलाया। और इसमें यह उद्देश्य रखा गया, ये टारगेट रखा गया कि गांव क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार में से प्रत्येक एक सदस्य को, यानी हर परिवार का जो एक सदस्य होगा, सभी को नहीं, हर परिवार में से केवल एक सदस्य को साल के 365 दिनों में से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक गांव के हर परिवार के एक आदमी को साल में कम से कम कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और साथ ही गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस करा कि लेकिन अगर किसी परिवार के व्यक्ति को भारत सरकार इसका फायदा देने में समर्थ नहीं रहती है तो फिर उस व्यक्ति को रोजगार भत्ता दिया जाएगा। तो देखते हैं, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम तैयार किया गया, यानी 2005 में बनकर के तैयार हुआ, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा, याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया। यानी 2005 में इसकी रूपरेखा बना करके तैयार करी गई और 2006 को इसको शुरू किया गया। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे बोली गई है, आप ये याद रखिएगा कि क्या सिचुएशन बोली गई, नाम क्या था इसका, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसी को ही बाद में बदल करके महात्मा गांधी के नाम पर पे महात्मा गांधी, इसके आगे क्या लगा दिया गया, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। पहला पॉइंट, पहली विशेषता क्या है, यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब पीड़ित महिलाओं को लक्षित करती है। यानी ज्यादातर टारगेट क्या था कि देश में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, वो भी कौन से क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब पीड़ित महिलाओं को लक्षित करती है। यानी ज्यादातर फोकस इन महिलाओं के लिए रखा गया इस प्रोग्राम के थ्रू। दूसरी बात आपको बोली गई है, यह योजना देश के 625 जिलों में, यानी हमारे भारत में कई सारे जिले, कई सारे राज्य और कई सारे राज्य कई सारे जिलों के अंदर विभक्त है। लेकिन इस योजना को शुरुआत में देश के केवल 625 जिलों के अंदर चलाया गया, लेकिन फिर बाद में इसको संपूर्ण देश के अंदर या संपूर्ण देश के राज्यों के जिलों के अंदर लागू कर दिया गया। तो यह योजना देश के 625 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में रोजगार के 100 दिन, यानी प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितना दिया जाएगा, एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और वर्तमान समय में सूखा अकाल क्षेत्र, यानी एक ऐसे क्षेत्र जहां पर सूखे की संभावना ज्यादा रहती है, जहां पर प्राकृतिक प्रकोप ज्यादा होते हैं, जहां पर वस्तुओं का उत्पादन कम मात्रा में होता है, उन क्षेत्रों के लिए 100 दिन की सीमा को बढ़ाकर के कितने दिन किया गया है, 150 दिन करा गया है। यानी हाल ही में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 150 दिनों के लिए संशोधित करी गई है। लेकिन ये 150 दिन केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए है जो सूखा संभावित क्षेत्र हैं। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं इसके अंदर। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत उचित सत्यापन के बाद, यानी प्रत्येक गांव के जो ग्राम पंचायत वो पहले आपके डॉक्यूमेंट से चेक करेगी और डॉक्यूमेंट से चेक करने के बाद सारी चीजें सत्यापित हो जाती है, सभी चीजें सही करार दे दी जाती है, तो फिर परिवारों को क्या कर दिया जाता है, पंजीकरण कर दिया जाता है कि आप नरेगा के अंदर पंजीकृत हो। अब आपके घर के किसी एक मेंबर को क्या दे दिया जाएगा, वर्ष के 365 दिनों में से 100 दिन का रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, इस अधिनियम को अधिकार का काम भी कहा जाता है।
क्योंकि यदि सरकार रोजगार प्रदान करने में अपने कर्तव्य में विफल हो जाती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अभी मैंने कहा था आपको अधिकार का काम, यानी हर ग्रामीण व्यक्ति का अधिकार है कि उसको नरेगा का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन अगर सरकार उसको नरेगा का फायदा देने में समर्थ नहीं होती है तो फिर सरकार को उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक को आगे बढ़ाते और दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम लोग, एक खुली बेरोजगारी और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए क्या होती है खुली बेरोजगारी, किसे कहा जाता है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार तो है, बट उसको किसी भी तरीके का कोई कार्य प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसे बेरोजगार को खुली बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी आप कार्य तो करना चाह रहे हो, कोई भी व्यक्ति है, सपोज करिए ए पर्सन है जो कार्य करने के लिए तैयार है, जो भी वर्तमान में उसको मजदूरी मिल रही है कहीं पर, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई कार्य ही नहीं मिल रहा, ऐसी बेरोजगारी कहलाती है खुली बेरोजगारी। तो यह वह परिस्थिति है जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है, यानी कोई कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर श्रम शक्ति यानी लेबर तो ज्यादा होती है, किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है, परंतु वहां काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि वहां औद्योगिकरण ही नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं है, तो वह सारी श्रम शक्ति को समान अवसर प्रदान नहीं कर पाता, तो कुछ न कुछ जनसंख्या को बेरोजगार रहने पड़ेंगे, क्योंकि सबको जॉब नहीं दी जा सकती। और आप जानते हो भारत के संदर्भ में तो ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। आज भी हमारे देश के पढ़े लिखे युवा जो हैं बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में श्रम शक्ति ज्यादा है, जबकि हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र कम है, यानी औद्योगिक क्षेत्र की जो अपॉर्चुनिटीज है वो लोगों को बराबर नहीं मिल पाती है। अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उससे काम नहीं मिलता है, तो यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि कोई श्रमिक किसी उत्पादन कार्य में लगा हुआ तो है, लेकिन उत्पादन कार्य में उसका भाग शून्य होता है, इसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी उत्पादन कार्य में लगा हुआ तो है, लेकिन उत्पादन कार्य में उसका भाग किसके बराबर है? शून्य के बराबर है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज करिए कि ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार के पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कृषि क्षेत्र है, और उस कृषि पर काम करने में केवल 2 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन बाकी अन्य सदस्यों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है, और घर में 6 सदस्य हैं, तो पूरे 6 के 6 सदस्य उसमें कार्य कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आवश्यकता केवल 2 की है, लेकिन काम कितनी कर रहे हैं? 6, 4 एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि उनको कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो 4 उत्पादन कार्य में लगे हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्पादन में उनका कोई भाग नहीं है। ऐसी बेरोजगारी को क्या कहा जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये भारत के कृषि क्षेत्र में ज्यादातर देखने के लिए पाई जाती है। ठीक है, तो वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई तो देते हैं, किंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, यानी उनका उत्पादन में कोई भाग नहीं होता है। जैसे भूमि के छोटे टुकड़े पर 6 लोग काम कर रहे हैं, किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 3 लोग काम करने से होता है। 3 लोग ही उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन 6 लग रहे हैं, तो 3 का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में 3 अतिरिक्त लोग जो काम में लगे हुए हैं वो प्रच्छन्न रूप में बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके काम करने से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इस प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका अध्याय दूसरा था जो समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।